Good evening, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है इंडियन पेनल कोड 1860 में सेक्शन 300 मर्डर। हम लोग आज देखेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर हो जाता है, आपराधिक मानववध कब हत्या हो जाता है। तो आपराधिक मानववध हत्या हो जाता है, इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। यदि प्रकरण धारा 300 के ये 4 उपखंड दिए गए हैं और इन 4 उपखंडों में से किसी भी उपखंड के अंतर्गत प्रकरण आता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। लेकिन दूसरी इसके साथ शर्त लगी हुई है और वह शर्त ये है कि धारा 300 में इसमें 5 एक्सेप्शन बताए गए हैं, इसमें 5 अपवाद बताए गए हैं। प्रकरण को इन 5 अपवादों में से किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। धारा 300 की जो शुरुआत होती है कि एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर है कि यदि प्रकरण धारा 300 में जो 4 उपखंड दिए गए हैं किसी भी उपखंड के अंतर्गत आता है तो वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि धारा 300 में 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, उन 5 एक्सेप्शन में से किसी भी एक्सेप्शन में प्रकरण को नहीं आना चाहिए। अब एक एक इसमें सब क्लास को देखा जाए तो धारा 300 का जो सबसे पहला सब क्लास है वह यह प्रावधान करता है कि आपराधिक मानववध हत्या है। कब आपराधिक मानववध हत्या है? यदि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो तो आपराधिक मानववध हत्या होता है जहां पर कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है। तो जहां अभियुक्त व्यक्ति का कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से होता है वहां पर आपराधिक मानववध सदैव हत्या के अंतर्गत आता है। जैसे धारा 300 का जो पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है। धारा 300 का पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए बी को मार डालने के आशय से बी के ऊपर गोली चला देता है, बी की मृत्यु कारित कर देता है, तो यहाँ पर ए हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा, क्योंकि यहाँ पर ए के द्वारा जो कार्य किया गया है वह कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब धारा 299 में आप कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ते हैं और वहाँ इलस्ट्रेशन पहला पढ़ते हैं तो धारा 299 का जो पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है उसमें पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर कार्य आशय पूर्वक भी किया जाता है और साथ ही साथ कार्य ज्ञान रखते हुए भी किया जाता है। आप पहला दृष्टांत देखते हैं कि एक गड्ढे पर घास फूस लकड़ी इस आशय से बिछाता है या यह जानते हुए बिछाता है कि उसके कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाए।
और वाई नामक व्यक्ति आता है और यह उसको सुदृढ़ भूमि समझ लेता है, उस पर चढ़ता है, उसमें गिर जाता है, मर जाता है, तो यहाँ पर आपराधिक मानवबद्ध का अपराध होगा। यहाँ जो कार्य किया गया है वह आशय के साथ भी किया गया है और आशय के साथ साथ ज्ञान रखते हुए भी कार्य किया गया है। तो धारा 299 की पहले दृष्टांत और धारा 300 की पहले दृष्टांत से यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि जहां पर कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है वहां पर आपराधिक मानवबद्ध सदैव हत्या होता है। धारा 300 के पहले उपखंड पर आर वर्सेस बेंकालू की केस इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस बेंकालू और आर वर्सेस बेंकालू की केस का फैक्ट इसमें यह है कि आर वर्सेस बेंकालू के प्रकरण में अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगा दिया था जिसमें बी नामक व्यक्ति सो रहा था। अभियुक्त झोपड़ी में आग लगाने के पश्चात झोपड़ी के बाहरी दरवाजे में ताला इस आशय से लगा दिया था कि बी यदि पड़ोसियों की सहायता मांगता है तो पड़ोसी भी उसकी सहायता न कर सके। अब ये मामला 1965 का है और ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अभियुक्त के द्वारा जो कार्य किया गया है यह कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, अतः अभियुक्त का कार्य धारा 300 के पहले उपखंड के अंतर्गत आता है और अभियुक्त व्यक्ति हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होता है। कल्पेबल होमिसाइड तब मर्डर होता है जहां पर कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, वहां ज्ञान की बात नहीं रहती है। अतः जहां कार्य केवल मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है और मृत्यु कारित हो जाती है वहां अभियुक्त व्यक्ति का कार्य सदैव मर्डर के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद देखें धारा 300 की जो उपधारा 2 है, यह केवल स्पेशल सरकमस्टेंसेज में ही यह अप्लाई करती है, यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है। पहले वीडियो में इसीलिए मैंने आपको बताया था कि धारा 299 और धारा 300 में जब अंतर स्थापित किया जाता है तो धारा 300 के दूसरे उपखंड के साथ कोई भी अंतर स्थापित नहीं किया जाता है। कारण ये है कि धारा 300 का उपखंड 2 केवल विशेष परिस्थिति में ही लागू होता है। अब धारा 300 के दूसरे उपखंड के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। कब हत्या है? कि यदि अपराधी यह जानता है कि वह जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वहां पर मृत्यु कारित हो जाती है तो अभियुक्त का कार्य हत्या के अंतर्गत आएगा, चाहे वह कार्य एक स्वस्थचित्त व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त न हो। अर्थात धारा 300 के दूसरे उपखंड के अंतर्गत देख रहे हैं कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या के अंतर्गत तब आएगा जब अपराधी जानता रहता है कि जिस वह व्यक्ति को क्षति कारित कर रहा है, जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभाव्य है और यदि मृत्यु कारित हो जाती है तो वह हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा, जबकि जो उसने कार्य किया है, जो शारीरिक क्षति कारित किया है, एक स्वस्थचित्त व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं रहता है, फिर भी उसका कार्य हत्या के अंतर्गत आएगा। इससे दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है
कि यदि अपराधी नहीं जानता है कि वह जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु भी कारित हो सकती है, तो वहां भले मृत्यु कारित हो जाती है, वहां अभियुक्त व्यक्ति का जो कार्य है वह हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि देखा जाएगा कि उसने जो चोट पहुंचाई है उस चोट से जो अपराध बनता है केवल वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, न कि हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे धारा 300 का जो दूसरा इलस्ट्रेशन दिया गया है वह इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है। धारा 300 का जो दूसरा दृष्टांत दिया गया है, जो बी दृष्टांत है, वो ये कहता है कि ए का स्प्लीन बढ़ी हुई है, ए है और ए की तिल्ली बढ़ी हुई है, और बी नामक व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि ए की स्प्लीन बढ़ी हुई है, और यह जानते हुए भी ए के स्प्लीन पर ही गुस्से से प्रहार कर देता है, ए का स्प्लीन फट जाता है और ए की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर बी का जो ये कार्य है यह धारा 300 के दूसरे उपखंड के अंतर्गत आएगा और बी हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा, जबकि केवल यदि ए स्वस्थचित्त व्यक्ति होता तो गुस्से के प्रहार से उसकी मृत्यु कारित नहीं होती, लेकिन यहाँ पर चूंकि बी अभियुक्त यह जान रहा है कि ए का स्प्लीन बढ़ा हुआ है और यदि उस पर गुस्से से भी प्रहार किया जाता है तो उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और यहाँ पर मृत्यु कारित हो जाती है तो अभियुक्त का जो कार्य है यह धारा 300 के दूसरे खंड के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। लेकिन इसी उदाहरण के अंतर्गत देखा जाए कि यदि बी नामक व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं है कि ए का स्प्लीन बढ़ा हुआ है और बी ए के स्प्लीन पर गुस्से से प्रहार कर देता है और इसके बाद ए की मृत्यु कारित हो जाती है, तो यहाँ बी अभियुक्त का कार्य यह धारा 300 के दूसरे खंड के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पर अभियुक्त बी हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। यहाँ पर जो अभियुक्त का कार्य है, अब देखा जाएगा कि गुस्से के प्रहार से कौन सा अपराध हो सकता है, यह सिंपल हर्ट के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त व्यक्ति को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत सिंपल हर्ट के लिए दोषी ठहराया जाएगा, न कि उसको हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। अतः धारा 300 के दूसरे उपखंड से पूरी तरीके से स्पष्ट है कि यदि अपराधी जानता है कि जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वहां पर मृत्यु कारित हो जाती है, तब तो वह कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। लेकिन यदि अपराधी नहीं जानता है कि जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित भी हो सकती है और वहां पर मृत्यु कारित हो जाती है, तो अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि देखा जाएगा कि अभियुक्त के कार्य से कौन सा अपराध बन सकता है। यदि वह सिंपल हर्ट के अंतर्गत आता है तो उसको सिंपल हर्ट के लिए, या ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आता है तो उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए दोषी ठहराया जाएगा, न कि उसको हत्या के अपराध के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। अब आगे देखा जाए धारा 300 का जो तीसरा उपखंड है ये क्या कहता है। धारा 300 के तीसरे उपखंड में कहा गया है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। कब हत्या है? कि यदि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा जो शारीरिक क्षति कारित की गई है वह शारीरिक क्षति यदि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो अभियुक्त का कार्य हत्या के अंतर्गत आएगा।
तो धारा 300 के तीसरे उपखंड में कहा गया है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। कब हत्या है? कि अभियुक्त ने जो शारीरिक क्षति कारित किया है, यदि वह शारीरिक क्षति इस प्रकृति की है कि वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में यदि मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो अभियुक्त व्यक्ति का कार्य यह हत्या के अंतर्गत आएगा। धारा 300 के तीसरे उपखंड में ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 300 के तीसरे उपखंड को लागू होने के लिए इंटेंशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो शारीरिक क्षति कारित की गई है, यदि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो वहां पर आपराधिक मानवबद्ध हत्या हो जाएगा। यह कोई आवश्यक यहाँ पर नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति का इंटेंशन को देखा जाए। इंटेंशन यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि जो शारीरिक क्षति कारित की गई है, यदि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित कर देने के लिए सफिशिएंट है, तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। जैसे धारा 300 का जो सी दृष्टांत है, इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर देता है कि ए एक व्यक्ति है और यह बी के ऊपर तलवार से प्रहार करता है और बी की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ ए हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा, चाहे ए का बी की मृत्यु कारित करने का आशय हो या आशय न हो। यहाँ पर आशय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो शारीरिक क्षति कारित की गई है, तलवार से ए बी के ऊपर प्रहार कर रहा है, तो यह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए सफिशिएंट है। अतः ए का कार्य धारा 300 के तीसरे उपखंड के अंतर्गत यह हत्या के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर धारा 300 के तीसरे उपखंड पर सुप्रीम कोर्ट की रजवंत सिंह की केस इम्पॉर्टेंट है। रजवंत सिंह 1966 सुप्रीम कोर्ट। रजवंत सिंह 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का फैक्ट ये है कि इस केस के अंतर्गत जो अभियुक्त व्यक्ति था, उसने मृतक के मुंह को चिपकाने वाले प्लास्टर से उसको ढक दिया और मुंह को चिपकाने वाले प्लास्टर से ढकने के पश्चात उसको रुमाल से कस करके बांध दिया और रुमाल से बांधने के बाद उसके नासिका के दोनों छिद्रों में रुई को क्लोरोफार्म में भिगो करके उसके नासिका के छिद्रों को बंद कर दिया। उसके हाथ और पैर को भी रस्सी से कस करके बांध दिया और एक छिछली नाली में अपनी कमीज की तकिया बना करके उसको उसी में लेटा दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो गई। अब ये प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि अभियुक्त व्यक्ति का जो कार्य है, यह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त व्यक्ति का कार्य यह धारा 300 के तीसरे उपखंड के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त व्यक्ति हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। अब इसके बाद देखेंगे कि धारा 300 का जो चौथा उपखंड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर प्रायः प्रॉब्लम को भी पूछा जाता है। अब धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। आपराधिक मानवबद्ध कब हत्या होता है? कि जब अभियुक्त यह जानते हुए कार्य करता है कि उसका कार्य इतना इमिनेंट डेंजरस है, इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना अधिसंभाव्य है, बशर्ते कि जो कार्य किया गया है वह कार्य बिना किसी प्रतिहेतु के किया गया हो।
तो धारा 300 के चौथे उपखंड में क्या कहा गया है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या है। कब हत्या है कि जब अभियुक्त यह जानते हुए कार्य करता है कि उसका कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है, इतना इमिनेंट डेंजरस है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य है और उसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाती है, तो अभियुक्त का कार्य हत्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो कार्य किया गया है वह बिना किसी प्रतिहेतु के किया गया है। यदि कार्य करने के पीछे कोई प्रतिहेतु है, कोई कारण है, तब अभियुक्त व्यक्ति का कार्य हत्या के अंतर्गत न जाकर के वह कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे धारा 300 का देखें जो दृष्टांत है वह पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट कर देता है कि ये बिना किसी प्रतिहेतु के भरी हुई तोप को भीड़ पर चला देता है और परिणाम स्वरूप बी नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। तो यहाँ पर ए का जो कार्य है यह धारा 300 के यह चौथे उपखंड के अंतर्गत आएगा। ए जानता है कि वह भरी भीड़ पर और यदि तोप को चलाता है तो उसमें मृत्यु कारित होना अधिक संभाव्य है और यह बिना किसी कारण के इस तरीके का कार्य करता है और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो अभियुक्त व्यक्ति का कार्य धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत आएगा और अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि धारा 300 के चौथे उपखंड में जो प्रतिहेतु शब्द है ये महत्वपूर्ण शब्द है। धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत आपराधिक मानवबद्ध केवल हत्या के अंतर्गत तब आएगा जब कार्य बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिहेतु के किया गया हो। यदि कार्य को करने के पीछे कोई प्रतिहेतु है, कारण है, तब अभियुक्त व्यक्ति का कार्य आपराधिक मानवबद्ध के अंतर्गत आएगा, न कि वह हत्या के अंतर्गत जाएगा। जैसे इस पर आर वर्सेस धीरजिया की केस इंपॉर्टेंट है। आर वर्सेस धीरजिया, आर वर्सेस धीरजिया की केस का फैक्ट ये है कि एक्स एक ये महिला है जो गांव में रहती है और अपने पति से तंग आकर के, परेशान होकर के यह एक अपने 6 माह के बच्चे को गोद में ले करके और अपने घर को छोड़ देती है और वह भाग जाती है। अब इसके बाद उसका जो पति है उसको आभास होता है कि पत्नी घर में नहीं है और पति उसका पीछा करता है और उसी रास्ते से चल देता है जिस रास्ते से पत्नी जाती रहती है। अब पत्नी मुड़ करके देखती है कि उसका पति आ रहा है तो अब तेजी से उसी रास्ते पर वह दौड़ती है बच्चे को लेकर के और आगे देखती है कि एक कुआं बना हुआ है और उस बच्चे को लेकर के वह महिला उसी कुएं में कूद जाती है। अब इसके बाद बच्चे की तो तत्काल मृत्यु कारित हो जाती है और महिला को बचा लिया जाता है। जब महिला को बचा लिया गया तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से महिला के ऊपर धारा 302 के अंतर्गत हत्या करने का आरोप लगाया गया और साथ ही साथ आत्महत्या करने की प्रयत्न का भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोर्ट में यह दलील प्रस्तुत की गई कि यहाँ पर महिला का जो कार्य है
वो धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत आता है। महिला का कृत्य इतना खतरनाक है कि वह जान रही थी कि 6 माह के बच्चे को लेकर के यदि कुएं में उसको कूदती है तो बच्चे की मृत्यु कारित हो जाएगी। अतः महिला का कृत्य धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत यह हत्या के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि धारा 300 के चौथे उपखंड के अंतर्गत प्रतिहेतु शब्द महत्वपूर्ण है। जो कार्य किया जाना चाहिए वह बिना किसी कारण के किया जाना चाहिए। यहाँ पर महिला बच्चे को लेकर के जैसे ही पति को देखती है वह घबराहट की स्थिति में आ जाती है कि पति उसको फिर टार्चर करेगा, और जिसके कारण वह बच्चे को लेकर के उसी रास्ते पर दौड़ती है और इसके बाद एक बने हुए कुएं में वह बच्चे को लेकर के कूद जाती है। तो यहाँ पर बच्चे को लेकर के कुएं में कूदने के पीछे प्रतिहेतु है, यहाँ पर कारण है कि अपने पति से टार्चर होने से अपने को बचाना। यही कारण है कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि महिला का कृत्य यह धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अंतर्गत न आकर के उसको केवल कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।